हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज हम बात करने वाले हैं कि डेटा साइंस एग्जैक्टली होता क्या है और डेटा साइंस की फील्ड में अगर हम करियर बनाना चाहते हैं तो उसका क्या स्टेप बाय स्टेप पाथ हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं डेटा साइंस के बारे में। अब हमने मशीन लर्निंग जैसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें सुनी होंगी रिसेंट ईयर्स में, एंड इनफैक्ट अभी हमने रिसेंटली चैट जीपीटी को देखा है। ये सारी की सारी चीजें डेटा साइंस की वजह से पॉसिबल हो पा रही हैं। अब डेटा साइंस को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं नेटफ्लिक्स का। अगर हम नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो जैसी कोई सर्विस यूज करते हैं और उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा हॉरर मूवीज देखते हैं, तो नेटफ्लिक्स क्या करेगा, अगर कोई नई हॉरर मूवी आई है तो उसे हमें सजेस्ट करेगा। तो उन्होंने एक्चुअली क्या किया, हमारे जो पैटर्न्स है, यानी हम किस तरीके का कंटेंट देखते हैं, किस तरीके के टीवी शोज मूवीज देखते हैं, उसके बेसिस पर हमें और वैसा कंटेंट सजेस्ट किया ताकि हम ज्यादा टाइम तक नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो पर बैठकर मूवीज देखते रहें। वैसे ही अगर हम इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल लें, तो अगर हमें एनिमे का बहुत ज़्यादा शौक है और इंस्टाग्राम के ऊपर हम एनिमे का कंटेंट देखते रहते हैं, तो इंस्टाग्राम हमें और वैसा कंटेंट दिखाएगा ताकि हम इंस्टाग्राम का जो प्लेटफॉर्म है उसे और ज़्यादा यूज़ करें। तो बेसिकली जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो गए, चाहे वो दूसरे तरीके के प्लेटफॉर्म्स हो गए, चाहे वो शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए जैसे अमेजॉन, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स चाहते हैं कि ज़्यादा टाइम तक यूज़र इनके ऊपर रहे और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें यूज़ करे। इसीलिए उन्हें चाहिए कि यूजर्स की जो एक्टिविटी होती है उसके बेसिस पर कुछ ऐसे कॉमन पैटर्न्स निकाले जाएं जिसके बेसिस पर यूजर्स को हम हुक्ड रख सकें अपने प्लेटफॉर्म्स पर। ये तो हो गया एक एग्जांपल। इस तरीके के बहुत सारे बिजनेस प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं यूजिंग डेटा साइंस। तो डेटा साइंस को अगर समझना है तो इट इज अ मिक्स ऑफ मैथ, स्टैटिस्टिक्स, उसके साथ में प्रोग्रामिंग, डेटा एंड मशीन लर्निंग। तो कई सारी डिफरेंट चीजें हैं जिनका मिक्सचर अगर निकालें तो वो डेटा साइंस हो जाता है। डेटा साइंस के अंदर ही हमारे मशीन लर्निंग जॉब्स आ जाते हैं, इसी के अंदर हमारे डेटा एनालिस्ट के जॉब्स आ जाते हैं, इसी के अंदर हमारे बिग डेटा पर बेस्ड जो जॉब्स होते हैं वो आ जाते हैं। अब आज की डेट में हमें पता है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है और उनके पास बहुत ज्यादा डेटा है। तो जब कोई बड़ी कंपनी होती है उसके डेटा को हम सिर्फ डेटा नहीं कहते, उसको हम बिग डेटा कह देते हैं, क्योंकि कंपनीज के पास आज की डेट में इतना सारा डेटा है। अब डेटा साइंटिस्ट का काम होता है सबसे पहला तो ये जो डेटा होता है इसको कलेक्ट करना, फिर उसको एनालाइज करना, फिर उसको प्रोसेस करना, एंड उसके बाद फाइनली इस डेटा से कुछ यूजफुल इंसाइट्स निकालना। यूजफुल इंसाइट्स मतलब यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना, ऐसी इंफॉर्मेशन जो उनकी कंपनी के काम आ सके, जिससे वो अपने यूजर्स को और अच्छे बेटर तरीके से हेल्प कर सके या फिर अपने प्लेटफॉर्म को और ज्यादा ग्रो कर सके। तो इस तरीके से बिजनेस स्किल्स को जब हम एल्गोरिदम और डेटा स्किल्स और मैथ के साथ मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास फील्ड आती है डेटा साइंस की फील्ड। अब डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए हमारे पास कई सारे स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें परफॉर्म करना पड़ता है टू एक्चुअली लर्न द स्किल्स। अब डेटा साइंस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स, जितनी भी इंफॉर्मेशन आज हम शेयर कर रहे होंगे वो सारी की सारी आपको नोट्स फॉर्मेट में भी मिल जाएगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक आपको मिल रहा होगा, वहां से जाकर आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब डेटा साइंस की जो फील्ड है उसमें पहले से जरूरी नहीं है कि हम मैथ पढ़ के बैठे हों या फिर हम कंप्यूटर साइंस ब्रांच से ही आ रहे हों। कोई भी व्यक्ति आ सकता है और डेटा साइंस में अगर वो अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक्चुअली इन स्किल्स को सीखकर एक अच्छा करियर बना सकते हैं। अब सबसे पहला स्टेप जो इस जर्नी के अंदर आता है वो है टू लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरली डेटा साइंस के अंदर दो मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, एक होती है पाइथन, एक होती है आर। अब पाइथन इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर लाइब्रेरीज बहुत अच्छी अवेलेबल है, इसके अंदर रिसोर्सेज बहुत अच्छे अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले तो हमें बेसिक्स ऑफ पाइथन सीखना पड़ेगा। बेसिक्स ऑफ पाइथन में हमारे वेरिएबल्स आ जाते हैं, हमारे इफ एल्स आ जाते हैं, हमारे लूप्स आ जाते हैं। तो इस तरीके की बेसिक चीजें हमें पहले पाइथन के अंदर सीखनी पड़ेगी। एंड उसके बाद हमें दो लाइब्रेरी सीखनी है पाइथन के अंदर, एक है हमारी नमपाई और एक है हमारी पैंडास। ये लाइब्रेरीज हमें हेल्प करती हैं डेटा के साथ डील करने में कि कैसे पाइथन के अंदर हम डेटा के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। अब अगर बेसिक पाइथन हमें सीखनी है तो उसके लिए ऑलरेडी हमने एक वन शॉट बनाया हुआ है, उसको जाकर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उस वन शॉट के अंदर बेसिक्स ऑफ पाइथन कवर है एंड उसके बाद नमपाई एंड पांडास हमें अलग से जाकर सीखना पड़ेगा। अब यहां पर जो हम पाइथन सीख रहे हैं वो पूरी पाइथन नहीं होगी, इसमें सिर्फ हम बेसिक्स एंड कुछ बेसिक लाइब्रेरीज को कवर करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप आ जाता है टू लर्न सम स्टैटिस्टिक्स। अब हो सकता है हमने सिर्फ 10th तक ही मैथ पढ़ी हो, तो उसके बाद एक दो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है मैथ के अंदर जिनको हमें पढ़ना पड़ेगा टू बिकम अ गुड डेटा साइंटिस्ट। और अगर मान लेते हैं हमने 11th-12th में मैथ्स पढ़ी हुई है तो और भी अच्छा है, क्योंकि जनरली हमारा जो मैथ का सिलेबस होता है इंडिया में उनमें टॉपिक्स कवर्ड होते हैं, और अगर नहीं भी कवर्ड है या कवर हुए तो एक बार इनको जाकर रिवाइज जरूर कर लेना है। तो डेटा साइंस की फील्ड के अंदर मैथ एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है, पर इसमें हमें ये नहीं करना कि मैथ के सिर्फ फॉर्मूले याद कर लिए। एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है उन सारी चीजों की जो डेटा साइंस के अंदर आती हैं।
क्योंकि अगर हम इस चार्ट को देखें तो रिसेंट ईयर्स में अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल्स मैक्सिमम जॉब्स जो डेटा साइंस फील्ड के अंदर है वो डेटा एनालिटिक्स के अंदर है। और डेटा एनालिटिक्स के अंदर हम जनरली बिजनेस साइड या एनालिटिक्स साइड के साथ ज़्यादा डील करते हैं, जिसमें ठीक है हमारे स्टेटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, पर अगर हमने बहुत ज़्यादा मैथ नहीं पढ़ी या बहुत ज़्यादा हम उसके डीप नहीं गए तो भी हमारा काम चल सकता है। अब मैथ के अंदर 4 मेजर टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है स्टैटिस्टिक्स, दूसरा होता है लीनियर अलजेब्रा, तीसरा हमारे पास आ जाता है कैलकुलस और चौथा हमारे पास आता है प्रोबेबिलिटी। अब इनके अंदर के जो सब टॉपिक्स हैं वो हो सकता है सुनने में थोड़े भारी से लगे अगर 11-12 के अंदर हमने या तो मैथ को नहीं पढ़ा या ज्यादा फोकस नहीं किया तो, बट इनके अगर हम थोड़े से कोर कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो वो हमारे लिए एनफ होगा। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमें मीन, मीडियन, मोड जैसी, वेरिएंस जैसी, स्टैंडर्ड डिविएशन जैसी चीजें पढ़नी है, उन्हें अच्छे से समझना है, सिर्फ रटना नहीं है चीजों को, बट एक्चुअली समझना है कि डेटा के साथ ये सारी की सारी चीजें कैसे रिलेट करती हैं। और डेटा के अंदर अगर हम मीन निकाल दें कैलकुलेट करके तो उस मीन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। लीनियर अलजेब्रा के अंदर हम वेक्टर्स जैसे, मैट्रिसेस जैसे, आइगन वैल्यूज जैसे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अब इन सारे के सारे टॉपिक्स की लिस्ट जो हमें पढ़ने हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऑलरेडी दी होगी। हम इस एक्सटेंसिव लिस्ट को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और फिर एक एक टॉपिक को जाकर पढ़ सकते हैं। थर्ड चीज जो हमें पढ़नी थी वो थी कैलकुलस। अब कैलकुलस के अंदर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डीवाई बाई डी एक्स, ये जो टर्म होती है इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है मैथ के अंदर, ये सारी चीजें हमें सीखनी है। फोर्थ चीज जो हमें पढ़नी थी वो थी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर ऑड्स क्या होते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज क्या होती है, बेस थ्योरम क्या होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इन सबको यूज कैसे करते हैं प्रैक्टिकली, इस चीज को हमें सीखना पड़ेगा। तो यहां से हमारा बेसिक्स ऑफ मैथ यानी हमारे स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा जैसे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे जिनको हमें अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद हमारा आ जाता है थर्ड स्टेप जो होता है डेटा विजुअलाइजेशन। यानी हमने डेटा इकट्ठा तो कर लिया, अब उसे हम विजुअलाइज कैसे करें। विजुअलाइज करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम बिजनेसेस के साथ, जब हम कंपनीज के अंदर काम करते हैं तो हम तो डेटा साइंटिस्ट बन जाएंगे, पर दूसरे लोग हमारे डेटा के अंदर जो इनसाइट्स हमने निकाले हैं, जो पैटर्न हमने ढूंढ के निकाले हैं, उसे कैसे समझ पाएंगे, वो उसे समझ पाएंगे यूजिंग ग्राफ्स, चार्ट्स। तो इस तरीके की चीजें बनाने के लिए हमें डेटा विजुअलाइजेशन सीखना पड़ेगा। इसको सीखने के लिए हम कवर करेंगे पाइथन के अंदर दो काफी फेमस लाइब्रेरीज, एक है हमारी मैटप्लॉटलिब और दूसरी हमारी सीबॉर्न। इनको हमें अच्छे से यूज करना आना चाहिए। एंड उसके साथ साथ हमें अगर बेसिक एक्सेल की नॉलेज होगी तो वो भी काफी अच्छा होगा, क्योंकि अगर कोई स्मॉल स्केल का डेटा होता है तो उसे थोड़ा सा प्रेजेंट करने के लिए हम अपनी एक्सेल शीट्स को यूज करते हैं। अब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे एक्सेल का कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक लेवल ऑफ एक्सेल हम सीख सकते हैं जिसको खुद ही यूज करके हम सीख पाएंगे। अब अगर मान लेते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर हमें और ज्यादा एडवांस लेवल की चीजें सीखनी है तो उसमें हम और ज्यादा अच्छे टूल सीख सकते हैं, जैसे पावर बीआई हो गया, जैसे टैबलो हो गया। बट अगर हम एक फ्रेशर हैं तो कॉलेज के अंदर दोनों टूल्स को हम इग्नोर कर सकते हैं। इनको वैसे भी अगर हम डेटा एनालिस्ट के जॉब में जाते हैं तो वहां पर हम जॉब के अंदर सीख रहे होंगे। एंड फिर फोर्थ स्टेप आ जाता है मशीन लर्निंग का, यानी एक्चुअली डेटा के ऊपर मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम्स अप्लाई करना। एमएल एल्गोरिथम्स में हमारे पास 4 मेजर टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स होती हैं, जिनमें से पहली होती है सुपरवाइज, दूसरी होती है अनसुपरवाइज, तीसरी होती है सेमी सुपरवाइज एंड फोर्थ होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम हम इनके अंदर सीख सकते हैं और फिर वो उन एल्गोरिथम्स को हम डेटा के ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं। अब मशीन लर्निंग कैसे सीखनी है, कहां से शुरुआत करनी है, किस तरीके का प्रोसेस होगा, क्या रिसोर्सेज होंगे, उसके ऊपर ऑलरेडी हमने डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हुए हैं, हम उनको जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब जब भी हम एमएल एल्गोरिथम्स को डेटा के ऊपर अप्लाई करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छे डेटा के ऊपर उन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को अप्लाई करें। ऐसे में सबसे पहले हमें डेटा के साथ डील करना आना चाहिए कि डेटा स्टोर कहां हो रहा है, किस तरीके से उसको हैंडल करना है। तो यहां पर सिर्फ एमएल की नॉलेज होना काफी नहीं है, हमें डेटाबेसेस की नॉलेज होना भी काफी है। तो इसीलिए डेटाबेसेस के साथ अगर हम एसक्यूएल की भी नॉलेज ले लेते हैं तो वो हमारे लिए काफी ज्यादा प्लस पॉइंट हो जाता है। इसीलिए कई सारे जो डेटा साइंटिस्ट के इंटरव्यूज होते हैं उनमें आपसे एसक्यूएल के भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अब हमने ऑलरेडी एक एसक्यूएल का डेडिकेटेड कंप्लीट कोर्स बनाया है यूट्यूब के ऊपर, आप चाहें तो उसको जाकर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी रिसोर्स से जाकर एसक्यूएल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ सकते हैं। अब एक बार ये सारी नॉलेज हमने इकट्ठा की है तो उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी नॉलेज हमारे पास है उसको हम प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में प्रैक्टिस करें। अब प्रोजेक्ट्स करने के लिए हमारे पास एक काफी फेमस वेबसाइट होती है डेटा साइंस के अंदर, विच इज कॉल्ड कैगल। कैगल के ऊपर आपको कई सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट आइडियाज मिल जाएंगे, आपको काफी सारे डेटा सेट्स मिल जाएंगे जिसके ऊपर आप अपनी एल्गोरिथम्स या अपनी नॉलेज अप्लाई करके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अब जब भी हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उसके 2 मेजर फायदे होते हैं। सबसे पहला, हम प्रैक्टिस कर लेते हैं चीजों की, और प्रैक्टिकल प्रैक्टिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा साइंस की फील्ड में, क्योंकि
क्योंकि ये थियोरेटिकल फील्ड नहीं है। यहाँ पर जितना अच्छे से आप चीज़ों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना सीखेंगे उतना हमारे लिए बेटर होगा। एंड सेकंड मेजर इसका फायदा होता है कि हमारे पास लिखने के लिए, अपने रेज्यूमे के अंदर, अपने पोर्टफोलियो के अंदर डालने के लिए प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं जो हमारे एक्सपीरियंस को दिखाते हैं। अगर हम एज अ फ्रेशर कहीं पर अप्लाई कर रहे हैं, चाहे इंटर्नशिप के लिए चाहे प्लेसमेंट के लिए, और हमारे पास पहले से कोई इंटर्नशिप प्लेसमेंट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो बेस्ट तरीका होता है अपने एक्सपीरियंस को कंपनीज को दिखाने का कि हमारे पास रेज्यूमे के अंदर प्रोजेक्ट्स हो। तो प्रोजेक्ट्स हमें उस जर्नी के अंदर हेल्प कर रहे होंगे। एंड प्रोजेक्ट्स के साथ साथ हमारे पास अच्छा होगा कि अगर हम गिट की नॉलेज भी ले ले, तो क्योंकि एक बार अगर हमने प्रोजेक्ट्स बना लिए तो प्रोजेक्ट्स को शोकेस करने के लिए या दूसरे लोगों के प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट होती है गिट हब नाम से, जिसके अंदर गिट एक टूल होता है, उसके कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। अब ये हो सकता है शुरुआत में थोड़ी सी अजीब सी टर्म्स लग रही हो या नई नई टर्म्स लग रही हो, पर इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बेसिक चीजें हैं। ऑलरेडी हमने गिट एंड गिटहब को कंप्लीटली कवर करते हुए एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। आप चाहें तो उससे जाकर भी गिट एंड गिटहब को सीख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप गिटहब पे अपना अकाउंट बना सकते हैं और जो भी प्रोजेक्ट्स आप बनाएंगे उनको वहां पर जाकर आप होस्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक हमारा 5 स्टेप रोड मैप था टू गो इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस। अब मान लेते हैं हमने ये सारी चीजें सीख ली, तो उसके बाद हमारे पास चॉइस होगी कि इनमें से किसी में भी हम स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं डेटा साइंस की फील्ड के अंदर कई सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं। एक है एल्गोरिदम्स का पार्ट, जिसके अंदर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होती हैं। एक खुद डेटा अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। हमारे पास बिग डेटा होता है तो डेटा लेक्स होती हैं, डेटा वेयर हाउसेज होते हैं इतने बड़े बड़े डेटा को स्टोर कराने के लिए। इसमें एक पार्ट हमारा बिजनेस साइड भी होता है, यानी हमारे बिजनेस स्किल्स की अगर हमने डेटा से इंसाइट्स निकाल लिए, पैटर्न्स निकाल लिए, तो उसको कितना अच्छे से हम कंपनी की ग्रोथ में अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस भी पार्ट में हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है हम उसके अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। अगर हमें डेटा के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो हम बिग डेटा के अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। अगर हमें एल्गोरिदम्स के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है तो मशीन लर्निंग के बाद हम डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स के अंदर सीख सकते हैं। हम न्यूरल नेटवर्क्स को, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, CNN जैसे नेटवर्क्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं हमें बिजनेस साइड में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर हम और ज्यादा बेटर एडवांस्ड विजुअलाइजेशन टूल्स को देख सकते हैं। तो डेटा साइंस ऐसी फील्ड है जिसके अंदर सिर्फ बेसिक्स नहीं, जिस भी डोमेन के अंदर हमारा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है उसके अंदर ओवर द इयर्स हम एक स्पेशलाइजेशन भी गेन कर सकते हैं। अब इसमें जनरली जो हमारे कोर एल्गोरिदम बेस्ड रोल्स होते हैं, जिसमें मान लेते हैं मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग का बहुत ज्यादा रोल है, उसके अंदर कई सारी कंपनीज जैसे गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट होगी, वो रिक्वायर करते हैं कि आपके पास ऑलरेडी या तो मास्टर्स या PhD हो। तो अगर हम डेटा साइंस फील्ड के अंदर स्पेशली एल्गोरिदम्स के अंदर जाना चाहते हैं या बिग डेटा साइड के अंदर जाना चाहते हैं, तो उसमें अगर हमारा एक्चुअल इंटरेस्ट है तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि ओवर द इयर्स हम उसके अंदर एक मास्टर्स डिग्री भी ले रहे होंगे। नहीं तो एज अ फ्रेशर हमारे लिए डेटा एनालिस्ट अपॉर्चुनिटीज तो अवेलेबल होती हैं जिनके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं और उनके अंदर भी हम एक अच्छा खासा करियर एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो आई होप कि आज हमें थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी कि अगर हमें डेटा साइंस की फील्ड में करियर बनाना है तो क्या क्या स्टेप्स होंगे जिनको हमें लेना पड़ेगा, किन किन चीजों को, किन किन रिसोर्सेज को हमें फॉलो करना पड़ेगा और कौन कौन सी चीजें हैं जो ओवर द ईयर्स हम ध्यान रख सकते हैं अगर हम इस फील्ड के अंदर जा रहे हैं। तो इसके अलावा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है या कॉलेज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसके बारे में आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।